तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम टारगेट में। हम लोग कल पढ़ रहे थे सॉइल मैकेनिक्स में क्या कंसोलिडेशन, और उसमें कुछ चीजों को हमने पढ़ा था। आज हम उसके आगे चलेंगे और उसके आगे चलेंगे। हमने क्या देखा था कल की वीडियो में? हमने देखा था इनिशियल सेटलमेंट, प्राइमरी कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन तथा उसके आधार पर कुछ फार्मूले पढ़े थे, कुछ कोफिशिएंट पढ़े थे। आज हम देखेंगे मेनली प्राइमरी कंसोलिडेशन में मतलब जब होता है ये तो क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, सॉइल में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किस स्थिति में होती है सॉइल। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहला है क्या, प्राइमरी कंसोलिडेशन के समय सॉइल जो हमारी होती है वो क्या, डार्सी लॉ को फॉलो करती है। डार्सी लॉ उस समय वैलिड होता है। दूसरा क्या है, सॉइल मास फुल्ली सैचुरेटेड होता है। ठीक है, जब प्राइमरी कंसोलिडेशन शुरू होता है उस समय हमारा क्या होता है, सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होता है, यानी कि इनिशियल सेटलमेंट हो गया रहता है तो केवल उसमें वायर्स में क्या बचते हैं, पानी बचते हैं, तो फुल्ली सैचुरेटेड होती है। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, सॉइल होती है सेमी इनफाइनाइट सॉइल ली जाती है। अभी मैं सेमी इनफाइनाइट सॉइल का मतलब आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। देखिए हमारी सॉइल क्या होती है, हम जनरली क्या करते हैं जब सॉइल पे डिस्कशन करते हैं कुछ कंसोलिडेशन का, तो कुछ इस प्रकार का फिगर बनाते हैं। देख रहे हैं ये जो फिगर है हमारा हॉरिजॉन्टल में कहां तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है। हॉरिजॉन्टल में हम कभी आपको विड्थ नहीं बताते हैं कि ये बी चौड़ाई की सॉइल हमने लिया है, लेकिन हमेशा हम आपको बताते हैं कि इसकी डेप्थ कितनी है, डी है। ठीक है, इसकी विड्थ कभी नहीं बताते। ये क्या होता है, इनफाइनाइट होती है, इसको इनफाइनाइट माना जाता है, जबकि डेप्थ को फाइनाइट माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम सॉइल जो मतलब इसका जो नाम देते हैं क्या बोलते हैं, सेमी इनफाइनाइट सॉइल बोलते हैं। ठीक है, यही कारण है सेमी इनफाइनाइट बोलने का और यही मतलब है सेमी इनफाइनाइट सॉइल का। और ये क्या, किस प्रकार की सॉइल होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए और आइसोट्रॉपिक होनी चाहिए। और फ्लो जो होता है इसमें फ्लो लैमिनार होता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे। क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ वाटर। जब प्राइमरी कंसोलिडेशन हमारा होता है तो उस समय हमारे सॉइल के वॉल्यूम में जो चेंज होता है वो किसके कारण होता है, एक्सपल्सन ऑफ वाटर के कारण। जो इससे पानी बाहर निकलता है उसके कारण उसमें चेंज होता है, न कि स्ट्रेस अप्लाई करने के कारण। क्योंकि आप स्ट्रेस कितना भी अप्लाई कर दीजिए तुरंत इसके वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही कहने का इसका मतलब था। आगे हम क्या देखते हैं, फ्लो इज ओनली इन वर्टिकल। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसको समझने के लिए। जब हमारी सॉइल क्या है, सेमी इनफाइनाइट है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में इनफाइनाइट दूरी तक है, तो क्या हम हॉरिजॉन्टल में एक्सपल्सन ऑफ वाटर कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल में कहां तक आप निकालेंगे, ये तो इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट तक तो ले नहीं जाएंगे। इसलिए क्या होता है, फ्लो केवल वर्टिकल में जो होता है उसी को हम इसमें मतलब क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन में। अच्छा, फ्लो वर्टिकल होता है, यानी कि अगर हम इस पे क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो इसके कारण इसके अंदर जो वाटर है इसके वायर्स में वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दो कंडीशन बनती है, उस कंडीशन के आधार पर थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब मान लीजिए हमारे ये सॉइल की लेयर है, जो सॉइल की लेयर है उसके नीचे की जो लेयर है वो क्या है, इम्परवियस लेयर, यानी कि क्या है, रॉकी स्ट्रेटा है। यहाँ पर मान लीजिए रॉक है, यहाँ से नीचे पानी नहीं जा सकता। आप प्रेशर आप लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, पानी की केवल एक ही रास्ता है कि वो ऊपर से निकले। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर सॉइल होगी, यहाँ पर वाटर होगा तो यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, यहाँ पर वाटर होगा वो भी यहीं जाएगा, यहाँ पर वाटर होगा उसको भी यहीं से निकलना होगा, और यहाँ पर अगर वाटर होगा तो उसको भी यहीं से निकलना होगा। तो अगर इसमें हम देखें कि हमारे किसी भी वाटर के पार्टिकल को मैक्सिमम कितना दूरी ट्रेवल करना पड़ सकता है इस सॉइल से बाहर निकलने के लिए, तो हम कहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यही मैक्सिमम दूरी हो सकती है जो किसी वाटर को ट्रेवल करना पड़ता है सॉइल से बाहर निकलने के लिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ड्रेनेज पाथ। ठीक है, मैक्सिमम ड्रेनेज डिस्टेंस। ठीक है, मैक्सिमम ड्रेनेज डिस्टेंस को क्या किससे डी से दर्शाते हैं, और ये डी किसके बराबर हो जाएगा, सिंगल। इसको इस कंडीशन को हम सिंगल ड्रेनेज कंडीशन बोलते हैं, जब हमारे सॉइल से वाटर केवल एक ही दिशा में निकल रहा हो, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल ड्रेनेज कंडीशन या वन वे कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, डी का मान हमारा जो होता है सॉइल की विड्थ, सॉइल की डेप्थ जो है होती है कैपिटल एच, अगर हम इसको माने तो डी बराबर कैपिटल एच हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप आगे बहुत जगह पढ़ेंगे। ठीक है, सॉइल में अभी हम आगे जो फार्मूले बताएंगे।
अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। दूसरी कंडीशन मान लीजिए हमारी क्या है, सॉइल जो है उसके नीचे की जो लेयर है वो क्या है, परवियस यानी कि सैंड है। ठीक है, सैंड परवियस होती है ना। अगर सॉइल के नीचे जहां पर जिसमें हम मतलब कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके नीचे की लेयर जो है सैंडी लेयर है, तो क्या होगा, सैंडी लेयर में पानी आराम से पास कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कहाँ से पानी निकल सकता है। अगर पानी यहाँ पर है, ये यहाँ से निकल जाएगा। अगर पानी यहाँ पर है, यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर है तो नीचे निकल जाएगा, यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर बीच में है, ठीक है, बीच में है तो वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। यानी कि हम देखते हैं कि किसी भी सॉइल वाटर मतलब सॉइल वाटर को मैक्सिमम कितना दूरी ट्रेवल करना पड़ जाता है। अगर बीच में है तो हमें कितना मतलब एक टोटल ऊंचाई h है, तो इसको मैक्सिमम h/2 दूरी ट्रेवल करना पड़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप सोचेंगे नीचे है कि यहाँ से इतनी दूरी जाएगा h/2, अगर यहाँ पर होगा तो इसको यहाँ से नजदीक मिलेगा, यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, नीचे आने की उसको क्या जरूरत है। ठीक है, तो डबल ड्रेनेज कंडीशन में हमारा डी का मान जो होता है मैक्सिमम ड्रेनेज पाथ डिस्टेंस जो होता है वो डी बराबर कितना हो जाएगा, h/2। तो ये कंडीशन अभी आपको जरूरत पड़ेगी, ये कंडीशन नोट कर लीजिए। आगे हम चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सॉइल है, ठीक है, कोई सॉइल है, उस पे हमने क्या किया, प्राइमरी कंसोलिडेशन किया। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हम नॉर्मली कंसोलिडेशन में पढ़ते हैं, ठीक है, जनरली किस चीज को पढ़ते हैं, जनरली प्राइमरी कंसोलिडेशन को ही पढ़ते हैं। क्योंकि कुछ इनिशियल सेटलमेंट में क्या होता है, तुरंत सॉइल का वॉल्यूम घट जाता है, वो तो मान लीजिए 2 मिनट का काम है। ठीक है, जबकि हमारा जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन एक तो पहली बात बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है, और दूसरी चीज ये होती है कि उसमें क्या रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल के पार्टिकल होते हैं, प्लास्टिक सेटलमेंट होता है। तो यहाँ पर हम कहीं कंसोलिडेशन में क्या, हम वाटर के बाहर निकलने की बात हमेशा करते हैं ना, तो वाटर किस में निकलता है, केवल प्राइमरी कंसोलिडेशन निकलता है, इसलिए हम उसी को मेनली मानते हैं कंसोलिडेशन में जो पढ़ते हैं, जिसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखिए कोई सॉइल थी, इसकी हाइट h थी, इसका वॉल्यूम कितना था, v था, इस पे हमने स्ट्रेस लगाया, इसका वॉल्यूम जो हो गया ये छोटा हो गया, इसकी हाइट जो हो गई h डैश हो गई, वॉल्यूम कितना हो गया, v डैश हो गया। हाइट में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा h का, और वॉल्यूम में परिवर्तन हुआ डेल्टा v का। इसकी इनिशियल जो वाइड रेशियो थी E0 थी, और अब जितना परिवर्तन हो गया डेल्टा E का परिवर्तन हो गया, और अब सॉइल की जो वाइड रेशियो बची है वो कितनी बची है, E बची है। तो इसी के आधार पर एक टर्म आता है जिसका नाम क्या है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। अब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है क्या, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। देखिए डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को बस इतना आप समझ सकते हैं कि किसी टाइम t पर जितना कंसोलिडेशन हुआ है किसी सॉइल में, वो किसके रिस्पेक्ट में, उस सॉइल में जिंदगी भर में जितना कंसोलिडेशन हो सकता है उसके रिस्पेक्ट में उसका प्रतिशत मान ही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कहलाता है। मान लीजिए कोई टाइम हम t ले लीजिए, इस टाइम t पर हमारा कंसोलिडेशन कितना हुआ है, मान लीजिए कितना u हुआ है। ठीक है, और मैक्सिमम कंसोलिडेशन हो कितना सकता है, कैपिटल U। तो स्मॉल u अपान कैपिटल U को अगर हम परसेंटेज में मान निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। लेकिन हम इसको कई चीजों के टर्म में दिखाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए इसको हमें हेड के टर्म में दिखाते हैं, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को U से दर्शाते हैं। अगर हम इसको हेड के टर्म में दिखाएं, U परसेंटेज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हमारे हेड में परिवर्तन टोटल कितना होना है जब पूरी कंसोलिडेशन हो जाएगी, कैपिटल H होना है। ठीक है, तो कैपिटल H के रिस्पेक्ट में हम क्या दिखाएंगे, मान लीजिए टी टाइम पर इसमें डेल्टा H कंसोलिडेशन हो गया है। ठीक है, तो डेल्टा H अपान कैपिटल H क्रॉस 100, ये हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होगा। अगर डेल्टा H क्या है, डेल्टा H मान लीजिए हमारे टी टाइम पर जो क्या है, मतलब टी टाइम पर जो हमारा मतलब हेड में लॉस, मतलब हेड जो इसका कम हुआ, हेड क्या, हाइट जो कम हुई है वो डेल्टा H कम हुई है। जबकि मैक्सिमम मतलब प्राइमरी कंसोलिडेशन के अंत में या फुल्ली कंसोलिडेशन होने के बाद जो हाइट इसकी कम होने वाली थी वो कैपिटल डेल्टा H कम होने वाली थी। ठीक है, तो अभी का
पूरे के रिस्पेक्ट में जो प्रतिशत होता है वही प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है। अब अगर इसी को हम किसके टर्म में लिखें, ई के टर्म में, यानी कि वार्ड रेशियो के टर्म में, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? वार्ड रेशियो मान लीजिए इनिशियल वार्ड रेशियो क्या है, ई नॉट है। टी टाइम पर वार्ड रेशियो हमारा क्या है, ई है, अपान इनिशियल वार्ड रेशियो ई नॉट माइनस फाइनल वार्ड रेशियो कितना होगा, फाइनल वार्ड रेशियो को मान लीजिए ई 100 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, ई नॉट इनिशियल वार्ड रेशियो था और ई 100 फाइनल रेशियो, मतलब फुल्ली 100% कंसोलिडेशन के बाद का वार्ड रेशियो है। तो मैक्सिमम ई नॉट का अंतर यही होगा ना। और ये ई क्या है, ई है टी टाइम के बाद, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज आप ये बताइए, जब हमारा 100% क्या होगा कंसोलिडेशन हो जाएगा तो ई 100 का मान कितना हो जाएगा, 100% कंसोलिडेशन के बाद जो हमारा वार्ड रेशियो बचेगा वो कितना बचेगा, वो 0 बचेगा, ठीक है। तो ई 100 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ई नॉट माइनस ई, इसको ई नॉट माइनस ई को अगर हम डेल्टा ई लिख देते हैं अपान ई नॉट, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा क्या आ जाता है, तीसरा हम इसको वॉल्यूम के टर्म में भी दिखा सकते हैं, या तो जो आता है पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर भी तो धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे हम इसमें से क्या होगा प्रेशर लगाए हैं, तो जैसे जैसे वाटर निकलता जा रहा है वैसे वैसे पोर वाटर प्रेशर भी कम होता जा रहा है। तो पोर वाटर प्रेशर को हम किससे दिखाते हैं, यू से। हालांकि यू से डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन भी दिखाए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको हम यू से दिखाते हैं, यू नॉट मतलब इनिशियल पोर वाटर प्रेशर माइनस यू, यानी कि करंट टाइम में टी टाइम के बाद, इसको यू टी लिख देते हैं, ठीक है, अपान यू नॉट माइनस यू 100। अब देखिए यू टी पे मान लीजिए कुछ होगा वाटर, मतलब हमारा क्या पोर वाटर प्रेशर, यू नॉट जो हमारा इनिशियल था पोर वाटर प्रेशर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम माइनस कुछ, इसको अगर हम डेल्टा यू लिख देते हैं अपान क्या लिखेंगे, यू नॉट हमारा मैक्सिमम था, जबकि यू 100 क्या होगा, जब डिग्री ऑफ मतलब 100% कंसोलिडेशन हो जाएगा उस समय पोर वाटर प्रेशर कितना बचेगा, उस समय पोर वाटर प्रेशर 0 बचेगा ना। अरे भाई कुछ तो नहीं बचेगा, डिग्री मतलब 100% कंसोलिडेशन हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर ही तो हम निकाल रहे हैं, जब पूरा निकल जाएगा तभी तो 100% माना जाएगा, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, यू नॉट। तो इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारा होगा किसकी बात, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की बात। इसी के आधार पर हम क्या निकालते हैं, टाइम फैक्टर। जो दूसरा हमारा टर्म आता है क्या है, टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर को हम कैपिटल टी इंटू वी से दिखाते हैं। अब टाइम फैक्टर होता क्या है, टाइम फैक्टर को हम अगर देखें, इसका फार्मूला होता है टीवी बराबर कितना होता है, π/4 इंटू यू का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू यू स्क्वायर। देखिए लेकिन ये पहला फार्मूला है, ये कब तक वैलिड होगा, ये वैलिड होता है जब हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का मान, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का मान कहां तक हो, इसका मान जब हमारा होता है कि ना 60% के बराबर या 60% से कम होता है, यानी कि व्हेन u इज लेस देन आर इक्वल टू कितना 60%। अच्छा इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है, जब मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल में पूछ लिया कि u का मान दिया है कितना 50%, उस समय आपको क्या निकालने को कह देगा, उस समय आपको टीबी का मान निकालने के लिए कह देगा, तो क्या रखेंगे आप, 50% रखेंगे या 0.5 रखेंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर, मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए और इसके बाद दूसरा जो फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा है 1.781 माइनस 0.933 log 100 माइनस यू परसेंटेज में। देखिए ये दूसरा फार्मूला क्या निकालने का, टीवी निकालने का। ये कब एप्लीकेबल होता है, जब हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का मान, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का मान किससे ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन 60% हो जाए। तो इस कंडीशन में हम निकालते हैं क्या, इस फार्मूले से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा ये फार्मूला देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पर हम जो रखेंगे पहले वाले फार्मूले में, यहाँ पर हम परसेंटेज में ना रख के इसको क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे इसकी। अगर 50% दिया तो 0.5 रखेंगे, यानी 50/100 0.5। अगर कितना 55% दिया है 0.55 रखेंगे।
तब इसका मान यहाँ से आएगा सही से, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमारा कितना 70% दे दिया है, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ 70% रखें, 100 माइनस 70 बराबर 30, यानी कि लाख 30 हो जाएगा, उसका मान निकालेंगे। अच्छा अब मान लीजिए आपको दे देता है एग्जाम्पल के तौर पे, दे देता है आपको u बराबर कितना 50%, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। देखिए u बराबर आपको 50% दे दिया और आपसे पूछा कि टाइम फैक्टर का मान बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो u बराबर 50 है, तो यानी कि कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, u बराबर 50 यानी कि 60% से कम है, तो हमारी पहले वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। तो यहाँ से हम निकालेंगे u बराबर 50% पे हमारा टीवी का मान कितना हो जाएगा, π/4 इंटू, अब 50 है तो इसको क्या लिखेंगे 0.5 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका मान कितना आएगा, देखो कैलसी हमारी खो गई, ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान जितना आता है वो 0.196, ठीक है, इतना ही आता है ना। और देखिए दूसरी कंडीशन हम आपको बताते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हमारा u का मान दे दिया है, u का मान दे दिया 90%, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा क्या कि आप बताइए इसका टाइम फैक्टर का मान बताइए, टीवी का मान बताइए। तो यहाँ u इक्वल टू 90% है, तो 90% कौन सी केस हो जाएगी, सेकंड केस हो जाएगी, 60% से अधिक है ना। तो इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से 1.781 माइनस 0.933 log 100 माइनस 90% है ना, यहाँ पर परसेंटेज में रखना है, 100 माइनस 90, ठीक है। इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे इसका मान कितना आ गया 0.848। ये मैं आपको याद करके बता रहा हूँ, ठीक है, आप भी याद कर लीजिएगा। अब ये मत कहिएगा कि सर आप तो रटने की बात कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी होता है जो आपके क्लास के, आपके साथ के जो टॉपर स्टूडेंट हों उससे जाके पूछ लीजिएगा। कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो एग्जाम में टॉप करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो सबसे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, सबसे पहले उसको याद करके बैठे रहते हैं, इनको देखते ही आपको लगाना होता है, ठीक है। ये दो चीजें मैंने आपको बताया 50% और 90% पे, ये दोनों रिजल्ट डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। इसलिए आप इन दोनों को याद कर लीजिएगा भाई साहब, मैं आपको कह रहा हूँ रट लीजिएगा। तो अब हम आगे चलते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कुछ चीजें याद करना चाहिए, तभी आप आगे जा पाएंगे, तभी आप टॉपर बन पाएंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए ये हमारा हो गया क्या, टाइम फैक्टर। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालने का कुछ तरीका देखते हैं। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालने का मेथड, पहली बात तो एक टरजागी साहब थे, टरजागी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है काफी, उन्होंने एक फार्मूला, देखिए टाइम फैक्टर यहाँ पर खत्म होता है। हमारे पास डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को ज्ञात करने के कुछ मेथड हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला तो अभी हमने टाइम फैक्टर पढ़ा, तो टाइम फैक्टर के टर्म में अगर हम लिखें तो टीवी इक्वल टू क्या होता है, CVT अपॉन डी स्क्वायर होता है। यहाँ से कुछ टर्म मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टीवी तो हमने आपको बता ही दिया है, ये क्या है, फैक्टर ऑफ टाइम, टाइम फैक्टर, ठीक है, ये टाइम फैक्टर है। यहाँ जो CV दिख रहा है ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, और T क्या है, जितने टाइम T पर हम ज्ञात करते हैं, मान लीजिए T क्या है, कोई भी टाइम हो सकता है, वो समय है टाइम, और बाकी D जो है ये क्या है, मैक्सिमम ड्रेनेज पाथ है, मैक्सिमम ड्रेनेज पाथ, ड्रेनेज पाथ। ड्रेनेज पाथ दो तरीके की हमने आपको बताया था ना, जो सिंगल ड्रेनेज होगा D का मान हमारा किसके बराबर हो जाएगा, H के, यानी कि विड्थ ऑफ सॉइल के, और जब डबल ड्रेनेज होगा तो D का मान क्या हो जाएगा, H/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, देखिए अब ये हो गया। अब इसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसके आधार पर कंसोलिडेशन को ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के आधार पर हो गया। तो अगर हम यहाँ CV का मान ज्ञात करना चाहें तो CV बराबर क्या लिख सकते हैं, D स्क्वायर TV अपॉन स्मॉल t। अच्छा इसको याद कैसे कर सकते हैं आप, TV इक्वल टू क्या है, CVT अपॉन D स्क्वायर है। यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, देखिए TV इक्वल टू क्या है, TV को आप TV मान सकते हैं, जबकि CVT को CVT मान सकते हैं। जो CVT टेस्ट आप देते हैं वो CVT टेस्ट आप मान लीजिए, अपॉन D स्क्वायर,
डी क्या है, डिस्टेंस मान लीजिए। आप सीबीटी टेस्ट आपका होगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएंगे तो आपको सेंटर पर क्या मिलेगा, एक टीबी मिलेगा जिसपे आप परीक्षा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि सीबीटी होगा और डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, टीबी मिलेगा, यानी कि कंप्यूटर मिलेगा। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, थोड़ा सा मैंने कोशिश की आपको याद कराने की। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे कौन आते हैं, एक आते हैं टरजागी साहब। टरजागी साहब ने भी एक फार्मूला दिया है, वन डायमेंशनल फार्मूला, वन डायमेंशनल फार्मूला। अब ये वन डायमेंशनल फार्मूला क्या कहता है, वन डायमेंशनल फार्मूला है कि डेल यू अपान डेल टी। डेल यू अपान डेल टी का क्या मतलब हुआ, डेल यू अपान डेल टी का मतलब हुआ कि जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब कंसोलिडेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना, बराबर क्या होगा, सीवीटी इंटू सीवी इंटू डेल टू यू अपान क्या, डेल जेड स्क्वायर। ये फार्मूला है इनका, आप इसको याद रखिएगा बस, और इसमें कुछ नहीं। इसके बाद एक तीसरा फार्मूला आता है कंसोलिडेशन फार्मूला, कंसोलिडेशन फार्मूला। कंसोलिडेशन फार्मूला को हमने किसी में बताया था आपको, परमेबिलिटी में। क्या बताया था, K इक्वल टू CV MB गामा W। तो यहां से अगर आप CV का मान निकालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, K अपान MV गामा W। अब यहाँ पर MB क्या है, CV तो आप जान के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, K जो है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, गामा W वाटर का यूनिट वेट है, और MB जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी क्या बोलते हैं, MB। MB जो हमने आपको बताया था किसमें, इसका जिक्र आया था किसमें, परमेबिलिटी में आया था ना, अभी इसी कंसोलिडेशन में ही आया था MB। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी या वॉल्यूमेट्रिक कंसोलिडेशन कुछ बोलते हैं इसी तरह से। MB हमने आपको बताया था ना, क्या MB बराबर क्या होता था, AB अपान 1 प्लस E0, यही होता था ना, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी, यही तो शायद होता है भाई, देख लीजिएगा। तो बस आज के लिए यहीं पर अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ आपका मतलब कंफ्यूजन रह गया है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे अगली वीडियो में उसका उत्तर देने की। बाकी आप चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।